चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जितना आपको पढ़ा रहा हूं मैं ये सारा यूट्यूब पे अपलोड भी कर देना maths.01 पे, सो दैट आप इसको घर जाके दोबारा एक बार फिर से मेहनत करें इन चीजों पे कि कैसे क्या बना और बढ़िया से सुंदर से नोट्स तैयार करें। देखिए जी, अगर मेरे बच्चों मैंने आपको ये बात समझाई है कि भाई अगर मैं यहां कोई लाइन DE खींच दूं, अगर मैं यहां कोई लाइन पैरेलल खींच दूं DE, मैंने DE पैरेलल खींच दी BC के, तो मैंने आपको ये बताया कि भाई ये रेशियो अगर A:B है या 2:3 है तो ये रेशियो भी 2:3 होगा। मतलब अगर ये रेशियो X:Y है तो ये रेशियो भी X:Y होगा। तो मैं कहना यहाँ पे एग्जैक्टली ये चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है तो ये रेशियो 2:3 है तो ये रेशियो भी 2:3 होगा। और इसका उल्टा भी कि अगर ये रेशियो और ये रेशियो सेम आए, अगर ये 2:3 और ये भी 2:3 है तो इसका मतलब ये लाइन कुछ और नहीं, इस लाइन के पैरेलल है। यानी ये पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होंगे, और अगर ये रेशियो सेम है तो ये लाइन पैरेलल होंगी। यानी एक ही बात को दो तरीके से हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ये कोई ट्रायंगल है ABC, मैं कहूं ये कोई त्रिभुज है ABC, ये कोई त्रिभुज है ABC, और इस BC का मिड पॉइंट है, मान लो ये D इसका मिड पॉइंट हो गया और E इस साइड का मिड पॉइंट हुआ। तो ये बताओ, मैं तो कह ही रहा हूं भाई इस ट्रायंगल में कि D एंड E आर मिड पॉइंट्स, कि D और E मिड पॉइंट्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर D और E मिड पॉइंट है, फिर सिर्फ सोचना, अगर D और E मिड पॉइंट है, अगर D और E मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा। यानी ये हिस्सा x होगा तो ये हिस्सा भी क्या होगा x। ऐसे E भी मिड पॉइंट है तो ये हिस्सा y होगा तो ये हिस्सा भी क्या होगा y। तो गौर से देखोगे तो ये रेशियो भी आया 1:1 और ये रेशियो भी आया 1:1। तो इसका अर्थ ये है कि ये इस टू ये अगर इक्वल है तो ये इस टू ये भी इक्वल है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो यही मैं समझा रहा था कि अगर ये रेशियो ये और ये रेशियो इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका अर्थ बेटा ये बना कि जो DE है वो पैरेलल हो जाएगी किसके? BC के। DE पैरेलल हो जाएगी BC के। तो एक लाइन लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। और हाँ, ये बात भी समझिए कि DE पैरेलल हो जाएगी BC के, तो अब इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे तो इस छोटे वाली ट्रायंगल की साइड बनी कितनी? 1, और बड़े वाली ट्रायंगल की साइड बनी कितनी? 2, क्योंकि ये 1 है तो ये बनी 2। ऐसे इधर भी ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड बनी 2। तो अगर हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है तो ये साइड भी बेटा 1 होगी, तो ये वाली मेरे बच्चों साइड हो जाएगी 2। बात समझ रहे हैं? अगर ये साइड 1 होगी तो ये बड़े वाली साइड हो जाएगी 2। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। यानी DE जो है वो हाफ होगी BC के, और ये भी ध्यान रखिए कि DE पैरेलल होगी BC के। तो एक लाइन लिख ले अपनी कॉपी में, इसे बाद में उतारना, पहले लाइन लिखिए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग लिखवाता हूं। यदि किसी, लिखिए, अबे लिख लेना ढक्कन। यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, एक बार वो लगा दे, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए हाँ, इस पे रहने दे। यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो बनी रेखा तीसरी भुजा के समानांतर
तीसरी भुजा के समानांतर वह उसकी आधी होती है। तीसरी भुजा के समानांतर वह उसकी आधी होती है। हिंदी में इंग्लिश में लिखें, द लाइन फॉर्म्ड by joining the line formed by joining the midpoints, the line formed by joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side, and half of third side is parallel to third side and half of third side। अब आराम से इस पूरी राम कहानी को उतारो, 2 मिनट का टाइम है, बढ़िया से फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपको जो पीडीएफ शेयर हुई है, डाउट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको मैंने टाइप करा दिया और एक पीडीएफ आज आपको क्लास में एक बार शेयर करवा दी थी। मैं चाहूंगा एक बार दोबारा से इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाए। भाई इसको दोबारा से बेटा शेयर कर दो पीडीएफ को प्लीज। मैं इस वीडियो को यही मतलब इसी को यही हम पीडीएफ को दोबारा शेयर करते हैं। भाई दोबारा से शेयर करते हैं और इसमें पहला और दूसरा दोनों पेज शेयर कर दो ताकि हर एक बच्चा फोटो खींच ले। तो बेटा इसका 8वां सवाल निकाल लो। आठवें सवाल में कह रहा है भाई क्या कि किसी त्रिभुज एबीसी में किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और BC के मध्य बिंदु D और E है। भुजा AB और BC के मध्य बिंदु D और E, यानी भुजा AB का मिड पॉइंट 2 है ना D है तो BC का मिड पॉइंट E है। M इज एनी पॉइंट ऑन लाइन AC, भुजा AC पर कोई भी एक बिंदु M है। अगर छोटी मोटी करेक्शन है तो कर लेना, कहीं पे भी कोई पॉइंट है, मान लो M। M is not the midpoint of AC, so it should be very much clear. P and Q are the midpoints of line AM and MC. जो लाइन AM है इसका मिड पॉइंट है P और जो लाइन MC है इसका मिड पॉइंट है Q। अब ठीक है जी, तो कह रहा है जी बता दो बाकी जो पूछा हुआ है वो कहानी। तो आप ऐसे देखिए बेटा कि इसको मैं अगर इससे मिला दूं, इसको अगर मैं इससे मिला दूं और इसको यहां से हटा दूं, सिर्फ इतनी ही ट्रायंगल रखी जाए ABM, इतनी ही त्रिभुज हम रखें ABM। कौन सी? ABM। अगर हम ये वाली त्रिभुज रखते हैं तो गौर से देखिए कि जो लाइन AB है उसका मिड पॉइंट है D और जो लाइन AM है इसका मिड पॉइंट है P। फिर से बताता हूं कहानी क्या है कि भुजा AB का मध्य बिंदु है D और भुजा AM का मध्य बिंदु है P। और अभी ये बात समझाई कि किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन बनेगी
वो हमेशा ही तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। यानी ये लाइन 2x है तो ये लेंथ होगी बेटा कितनी, x। कोई दिक्कत हो यहां तक तो आराम से खुल के पूछिए, बड़ा आसान। अभी जो बताया वही है कि भाई किसी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड, तो इस साइड का मिड पॉइंट ये, इस साइड का मिड पॉइंट ये, इनको मिलाओगे तो लाइन इसके पैरेलल भी होगी, आधी भी होगी। अब आते हैं इस तरह, अब इधर आएंगे, इधर आइए, तो BC का मिड पॉइंट है E और MC का मिड पॉइंट है Q। BC का मिड पॉइंट है E और MC का मिड पॉइंट है Q। तो E को Q पे इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे, इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और इसकी आधी। तो ये 2x है तो ये लेंथ हो जाएगी बेटा कितनी, x। मानते हो? सेम वही फंडा कि भाई इधर वाली जो ट्रायंगल बनी MBC, इसमें BC का मिड पॉइंट E और MC का मिड पॉइंट Q, तो मिड पॉइंट को मिलाएंगे, तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी, आधी भी होगी। अब आप मुझे बताओ कि पूछा है हमसे DP इज टू EQ का रेशियो बताओ। तो DP की लेंथ है x और EQ की लेंथ है x, तो रेशियो कट क्या है 1:1। बात आई समझ में यहां तक? बड़ा आसान सा सवाल है। चलिए बच्चे अगला सवाल उठाते हैं। देखिए यार, ये कोई ट्रायंगल है बेटा ABC, ठीक है। अब यहां पे ये कोई पॉइंट D है, ये कोई पॉइंट E है और ये कोई पॉइंट है F। तो सवाल में दे रहा है भाई क्या कि AE इज टू ED बराबर होगी BD इज टू DC। AE इज टू ED बराबर होगा BD इज टू DC। तो ये भाई मेरे बराबर होगा बेटा 2:3 के। किसके बराबर है? 2:3 के। अब सवाल में कह रहा है कि AF की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो AC की लेंथ बताइए क्या होगा। अगर AF की लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो AC की लेंथ आपको बतानी क्या होगी। करिए भाई ये सवाल आपका, पूरे 4 मिनट लीजिए। सवाल बहुत गजब का सवाल है, पूरी खोपड़ी घुमाइए कहां कैसे क्लिक करें इस क्वेश्चन को। तो आपने 4-5 मिनट खोपड़ी घुमाई और घुमाने के बाद लगा कि नहीं होगा ये सवाल। देखिए इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो मास पॉइंट ज्योमेट्री है,
जो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा, अगली क्लास में, और एक है बेसिक तरीका। तो जो अभी हम पढ़ चुके हैं उसी बेसिक तरीके फंडे का यूज इस सवाल में कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो बेटा मैं करता क्या हूं, ये जो लाइन है बी एफ, आपने देखा ना कोई पैरेलल बन रही ना कुछ हो रहा है, इस बी एफ के पैरेलल में यहां एक लाइन खींच लेता हूं। इस बी एफ के पैरेलल में यहां एक लाइन खींच लेता हूं। क्या कह रहा हूं मैं, इस बी एफ के पैरेलल में यहां एक लाइन खींच लेता हूं और इसका नाम रख लेता हूं मैं एम। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने कर दिया कि बी एफ जो है वो पैरेलल खींच दी ना, डीएम पैरेलल खींच दी बी एफ के। अब बहुत कुछ होगा सवाल में, और जो जो मैं फिगर बना रहा हूं हर एक फिगर को अब अलग अलग बनाते रहना और फिर सवाल आगे करना। देखिए कैसे, आप मेरी तरह नहीं करना, आप अलग अलग फिगर ड्रॉ करना नाम से। तो आप ये बताइए, इस वाली ट्रायंगल में ये दोनों लाइनें पैरेलल है भाई, इसी के पैरेलल तो हमने ड्रॉ की थी, दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये देखिए कि AE:ED क्या है, तो ये कहोगे जी 2:3। तो बेटा अगर इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है और ये रेशियो 2:3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेशियो भी तो 2:3 होगा। अरे बोलो, आप कहोगे जी जरूर होगा। तो AF:FM, इसकी लेंथ होगी बेटा 2:3। पक्का? अब क्या करें, 2 मिनट का टाइम ले, इतना उतारे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चे, अब इसको दूसरे तरीके मतलब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। तो बेटा अब मैं क्या करता हूं, इस वाली ट्रायंगल को लेता हूं। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल को ले लेता हूं। अब अगर मैं इस वाली ट्रायंगल को लूंगा तो आप देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो रेशियो इसका इससे हुआ वही रेशियो इसका इससे हुआ, तो समझा है। और BD:DC 2:3, BD:DC है 2:3। तो ये 2:3 है, तो ये लेंथ भी होगी 2:3। मानते हैं या नहीं मानते? पक्का? बहुत बढ़िया। अगर ये 2:3 है तो समझते हैं जब आगे की कहानी। तो FM:MC ये आ गया बेटा 2:3। अब रेशियो आपको बनाना आता ही होगा उम्मीद है।
कैसे बनाते थे भाई, ये 3 भी FM को बता रहा है, 2 भी FM को, ऐसा थोड़ी होगा, FM तो बराबर है दोनों जगह, तो बराबर करो, यहाँ 3 से गुना, यहाँ 2 से। तो AF की लेंथ 4, FM की लेंथ 6 और MC की लेंथ आ गई 9। AF की लेंथ 4, FM की लेंथ 6 और MC की लेंथ आ गई 9। तो ये बना हमारा रेशियो। अगर ये हमारा रेशियो है 4:6:9, तो इसका मतलब ये बना बेटा कि अगर ये ट्रायंगल थी तो गौर से देखोगे तो AF प्लस FM प्लस MC तीनों को जोड़ के ही तो AC बनता है, हाँ है ना। और हमें AC पूछा हुआ और AF दे रखा 20। तो अगर मैं कहूं कि AC बताओ भाई क्या है यूनिट वाइज, तो आपको 4, 6, 10 और 9 19, यानी AC की लेंथ है 19 यूनिट। अगर बिल्कुल ढक्कन है तो 4x 6x 9x मान लो, तो ये बन जाएगा 19x। और AF की लेंथ क्या है 4x, तो 4x बराबर है किसके 20 के। तो x की वैल्यू आई कितनी 5, तो इसकी वैल्यू आई 19 गुना 5, यानी 95 हमारा आंसर हो गया। समझे। एक तो तरीका ये, इसका मैं एक शॉर्टकट भी बनवा देता हूं अभी, उसके बाद फिर हम करेंगे इसके मास माइंड ज्योमेट्री थ्योरम के थ्रू इस क्वेश्चन को। देखिए जी, इसी को मैं एक शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूं बच्चों, आप अगर समझ पाओ तो। एक बार देखिए आवाज सही आ रही। देखो दोस्तों, खटाखट समझना अब इसको। बड़े भाई ये ऐसे थी और ये ऐसे थी। मान लो ये रेशियो 2:3 की जगह A:B दे देता, हम तो स्टैंडर्ड रिजल्ट को ले लेते हैं। तो ये A:B है, तो ये वाला रेशियो भी हो जाएगा A:B, यानी AF:FM का रेशियो हो जाएगा A:B। और देखिए पहली बार समझना मुश्किल है, उसके बाद तो इंप्लीमेंट आसान है। अब ऐसे ही फिर हम इस वाली ट्रायंगल को छोड़ देंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। पहले इस वाली ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मैं इसको रिपीट करा दूंगा पूरी कोई। अब देखिए कि ये A:B है, तो ये लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो ये लेंथ भी क्या होगी A:B हो जाएगी। तो FM:MC की लेंथ भी A:B। अब इक्वल करना आपको आता ही होगा रेशियो में, इसे A से गुना करो, इसे B से, तो इधर A से इधर B से, तो ये आया A² AB B²। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब अगर मैं आपसे यूं कहूं कि भाई मुझे भी बताओ कि AF:AC का रेशियो क्या होगा, AF:AC का रेशियो क्या होगा, तो आप बता दोगे भाई AF A² है, तो AC का मतलब ये तीनों का जोड़ निकल के आ जाएगा। अगर मैं कहूं AF:FC का रेशियो बताओ, तो FC का मतलब है FM प्लस MC, तो AF तो है A²
और इन दोनों को जोड़ोगे तो एफ एम प्लस एम सी, तो ये आ जाएगा क्या, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर, यहां से बी कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी। तो ये आ गया हमारा शॉर्टकट फार्मूला कि ए एफ इज टू एफ सी का कभी भी रेशियो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। समझे भाई? इस सवाल को एक बार रिपीट कर दो पूरे को ना, ताकि बच्चे समझ लें। देखिए बेटा, जस्ट इससे अगला क्वेश्चन आइए आपके पास, जो पीडीएफ शेयर हुई है उसका जस्ट अगले वाला क्वेश्चन। देखिए जी, 9वें सवाल में कह रहा है कि अगर मान लो बेटा ये कोई ट्रायंगल, अगर ये कोई त्रिभुज है, अगर ये कोई ट्रायंगल एबीसी, तो बेटा अगर एबीसी कोई ट्रायंगल है, 9वें में कह रहा है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है डी। अगर भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है तो इसका अर्थ वो यही तो कह रहा है कि भाई बी डी इज टू डी सी, इसका रेशियो 1:1 है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो बेटा बी डी इज टू डी सी 1:1 आ गया। अब आगे कह रहा है कि पॉइंट ऑफ लाइन, द लाइन बी इज, कोई लाइन बी ई होगी, इज एक्सटेंडेड विच इंटरसेक्ट ए सी एट एफ, और ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है। ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है, एडी का। अगर ई एडी का मिड पॉइंट है तो जितना एई होगा उतना ही ईडी होगा, तो एई इज टू ईडी का रेशियो भी 1:1 है। तो ये रेशियो भी 1:1 है। अब ये लाइन जा रही है यहाँ किसी पॉइंट को एफ को काटने, और ए एफ की लेंथ है 10 बेटा, ए एफ की लेंथ है 10। ये मास पॉइंट ज्योमेट्री से बताऊंगा मैं। तो एएफ की लेंथ है भाई 10 सेंटीमीटर, तो एसी की लेंथ बताओ, ये आपका सवाल है क्या कि एसी की लेंथ बताइए क्या होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है, वही डिटेल तरीका कि जी यहां से हम इसके ऊपर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, है ना, फिर उसी तरह से ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा, फिर ये 1:1 है क्योंकि पैरेलल है तो ये भी 1:1 होगा, फिर एएफ इज टू एफसी इज टू एएफ इज टू एफएम इज टू एमसी आ जाएगा, जैसे पिछला किया था। या हमने इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी निकाला था कि भाई एएफ इज टू एफसी का रेशियो चाहिए तो ये होगा ए स्क्वायर इज टू बी ए प्लस बी, अभी तो लिखा है थोड़ी देर पहले। अब ए इज टू बी का मतलब होता था इनका रेशियो, तो यहाँ तो ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 1 और 1 2, तो ये आया 1:2।
तो भाई AF की लेंथ है 10, तो 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर। मानिए ये लेंथ है 10 और ये लेंथ है बेटा 20, तो पूरी AC की लेंथ आ गई मेरे बच्चों कितनी, 30 सेंटीमीटर। बात आई कि नहीं आई समझ में? उतारो आराम से, 2-3 मिनट उतारो। और फिर इनका एक बहुत शॉर्टकट सॉल्यूशन भी है हमारे पास मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम से, तो उससे भी कराऊंगा मैं। चलिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं एक और। मुझे पता है आप लोग थक गए होंगे अब, तो बस थोड़ी देर और पढ़ेंगे फिर छुट्टी कर देंगे आपकी। घर जाके इसी को बढ़िया से देखिए, समझिए और जीवन के आनंद उठाइए। देखो यार, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये कोई त्रिभुज है, और मैं चाहूं कि यार मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कि भाई ABC का एरिया निकाल के बताओ, तो आप कहोगे देखो सर ABC का एरिया निकालना है, तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल दिख रही है, और अगर यहां से मैं सामने वाली लाइन के ऊपर एक एल्टीट्यूड डालूंगा, अगर मैं यहां से सामने वाली लाइन पर एल्टीट्यूड डालूंगा तो वो एल्टीट्यूड डलेगा ही नहीं, डलेगा नहीं डलेगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस है तो कहां बनेगा, इसकी इमेजिनरी लाइन पे। तो यहां पे एल्टीट्यूड डाल दिया, इसकी लेंथ है h। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या, कि इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया बताइए ABC का। तो आप कहेंगे सर इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया क्या BC, और हाइट हो गई हमारी h, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया BC और हाइट हो गई h। ऐसे ही मेरे बच्चों सुन लिए हो पहले, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का एरिया बताओ, तो भी यही तरीका होगा। तो आप कहेंगे जी बेस हो गया DB और हाइट हो गई h, तो हाफ इंटू BC इंटू h, ना हाफ इंटू BD इंटू h, तो ये इस ट्रायंगल के एरिया आ गया। तो अब मैं कहूं कि यार मुझे इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ, तो आप कहोगे सर हाफ से हाफ कट गया, h से h कट गया, तो इनके एरिया का रेशियो आया BD/BC, BD/BC। तो ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है भाई, बात बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी जरूरी है। क्या कि अगर बहुत सारी ट्रायंगल हो, बहुत सारी त्रिभुजें हो,
और अगर वे सारी की सारी एक स्ट्रेट लाइन पे ही बेस्ड हो, अगर वे सारी की सारी स्ट्रेट लाइन पे ही बेस्ड हो, बहुत सारी त्रिभुजें हो और वो किसी एक सीधी रेखा पे ही आधारित हो, जैसे ये ट्रायंगल भी यहीं बेस्ड है, ये भी यहीं बेस्ड है, ये भी यहीं बेस्ड है, ये भी यहीं बेस्ड है, यानी दो या दो से अधिक त्रिभुजें अगर किसी एक सीधी रेखा पर मतलब बेस्ड हो, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस हो, और उन सारी ट्रायंगल का एक कॉमन वर्टेक्स भी हो जो उस लाइन से ऊपर हो या दूर हो, मतलब जैसे इस वाली लाइन से दूर हो, अदरवाइज तो हम ये भी कह देंगे कि भाई इस वाली ट्रायंगल का भी ये वर्टेक्स है और इस वाली ट्रायंगल का भी ये वर्टेक्स है। तो ये नहीं, क्या कहा कि दो या दो से ज्यादा त्रिभुजें जो एक ही सीधी रेखा पर आधारित हो और उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो, यानी सारी की सारी किसी एक पॉइंट पे आके मिलती हो, तो इन सभी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो है। मैं लिखवा भी रहा हूं, ध्यान देना। यानी अगर ये A:B:C:D है तो मेरे भाई इनके एरिया का रेशियो भी होगा, A इसका एरिया B हो जाएगा तो इसका C हो जाएगा तो इसका एरिया D, यानी इनके एरिया का रेशियो भी वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही लाइन पे बेस्ड हो, जैसे ये इधर बेस्ड होगी ऐसे ये इधर बेस्ड हो, तो इनके एरिया का रेशियो भी वही होगा जो इनके बेस का हो ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जो लाइन से ऊपर कहीं मिलता हो। ऐसा हो इसलिए जाता है क्योंकि अगर कॉमन वर्टेक्स होगा तो हर एक में जो हाइट होगी वो सेम होगी, इसकी हाइट भी h है, इसकी हाइट भी h, और भी बनेंगे उसकी भी हाइट h है। लेकिन अगर वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा तो इसकी हाइट कम होगी, इसकी हाइट ज्यादा होगी, तो एरिया डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि सबका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तभी उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो आधार की लंबाई का अनुपात होता है। अब अगर आपके पास जो पीडीएफ की फोटो आपने खींची हो तो उसमें नोट डाल के चीजें लिखी हुई हैं। इफ टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स हैव बेस्ड ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, यदि दो या हिंदी इंग्लिश दोनों में उसमें अगर आपने फोटो खींची हो तो, यदि दो या दो से अधिक त्रिभुजों का आधार एक सीधी रेखा पर आता हो और इनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो, and they have a common vertex, then the ratio of area of these triangles will be same as the ratio of their base। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके आधार की लंबाई का अनुपात है। तो इसमें पूरा लिखा भी हुआ है जो आपको पीडीएफ मिली हुई है। समझने वाली बात है, इसको आराम से उतारो और बढ़िया से समझो, फिर आगे बढ़ता है। देखिए दोस्तों, एक और भी इसमें कॉन्सेप्ट रहता है, वो भी सीख लीजिए। देखिए मित्रों, मेरा कहना है क्या कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। मैं जानना चाह रहा हूं इस ट्रायंगल के एरिया बताओ। अगर ये वाली हाइट h1 है, अगर इस वाली हाइट का नाम मैं h1 ले लूं, तो आप कहोगे जी एबीसी का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बीसी इंटू हाइट h1। भाई हाफ इंटू बीसी इंटू हाइट होती है। ऐसे ही अगर मैं आपको कह दूं कि एक ट्रायंगल और बना दिया हमने इसके ऊपर, ये वाले, इसका नाम D, और अगर हम यहां से एल्टीट्यूड डाल रहे हैं तो इस एल्टीट्यूड की हाइट है मान लो h2, तो मैं पूछ रहा हूं BDC का एरिया क्या होगा। BDC का एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे जी BDC का एरिया होगा बेस
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बीडीसी के लिए मेरे बच्चों बेस क्या हुआ, बीसी, और हाइट हो गई हमारी h2। ऐसे ही अगर मैं एक ट्रायंगल और बना लू यहां, इसका नाम E रख लूं, और यहां से इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड रो डाल दिया मैंने, और इस एल्टीट्यूड की मैंने हाइट रख ली h3, क्या रख दी, h3। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC क्या होगा। तो इसके एरिया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हाफ इंटू बेस, इसका भी BC होगा, BEC जो ट्रायंगल इसका भी बेस BC ही रहना है, हाँ, और हाइट हो गई इसकी कितनी, h3। अब मैं कहूं इनके एरिया निकालो, तो C बेस कॉमन है तो कट जाएगा, तो इनके एरिया का रेशियो आएगा बेटा क्या, h1:h2:h3। तो क्या समझ में आया, उतारिए नहीं आराम से समझिए, पूरा टाइम है आपके पास उतारने का। क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि अगर दो या दो से ज्यादा त्रिभुज हैं, और अगर आपने पीडीएफ की फोटो कॉपी खींची होगी ना, फोटो खींची होगी, तो उसमें यहाँ फिगर भी बना रखी है दूसरे पेज की, और उसमें ऊपर नोट डाल के लिखा भी हुआ है कि अगर दो या दो से ज्यादा त्रिभुज हैं, दो या दो से ज्यादा त्रिभुज है और उनका एक कॉमन बेस है, एक ही बेस, एक ही स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड की बात नहीं है, अगर उनका एक कॉमन बेस है, जैसे BC जो है वो ABC का भी बेस है, BC जो है वो DBC का भी बेस है, और BC ही BEC का भी बेस है। तो अगर दो त्रिभुजों का बेस कॉमन है, क्या है, कॉमन है, तो उनके एरिया का रेशियो वही होगा जो उनकी हाइट का रेशियो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होगा जो उस बेस पे डाली गई हाइट के रेशियो है। और ये सब कुछ आपकी नोट में पीडीएफ जो भी आपने फोटो खींची है, मैं चाहूंगा एक बार आखिरी में इस क्वेश्चन के आखिरी में फिर से पहले और दूसरे पेज की वो पीडीएफ शेयर कर दें ताकि फोटो खींच ले हर कोई। तो इसमें लिखी हुई है ये सारी चीजें साफ सुथरी, बात समझ पाए, उतारिए। और पूरा 4-5 मिनट का टाइम है, फिर आज ये क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं, ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, और जो आज पढ़ा है इसको यूट्यूब पे भी हम लोग शेयर कराते हैं। बाय, थैंक यू।